सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब लोगों को पता ही नहीं होता है कि खुद का दर्द क्या है। Meet Dr. Muni Adarsh, a Jain monk. His life's work has been centered on making the ancient wisdom of Jainism not only accessible but also powerfully relevant to modern individuals navigating anxiety, ambition, and inner voids. He's a master of unschooling and a spiritual scientist. Today, we'll talk to him about his journey from being a dyslexic to a double PhD in preventive wellness and Jain philosophy. 10th स्टैंडर्ड आते आते करीब मेरी 9 स्कूल्स बदल गई और 5th स्टैंडर्ड में जब मैं फेल हुआ और कोई स्कूल मुझे रखने तैयार नहीं था, तब उन्होंने मुझे एक प्रोसेस बताया, वो था अनस्कूलिंग। मैं 6 महीने तक स्कूल ही नहीं गया। जब आप सोशल नहीं हो पाते हो तो आपके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे उसके आते हैं। मोस्ट ऑफ द किड्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले पेरेंट्स नहीं हैं, ये हमारी सोसाइटी या एजुकेशनल बोर्ड्स है। ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बच्चे इस सिस्टम से गुजरे हैं, आज वो बड़े हो गए हैं, अडल्टहुड में आ गए हैं, क्या उन लोगों के लिए अडल्टहुड में भी कुछ होप है क्या? ये सब जनरेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। दे आर नॉट गुड लिसनर्स ऑल्सो एंड दे आर नॉट कम्युनिकेटर्स ऑल्सो। तो हम उनको वो बात करना सिखाते हैं। जैसे बच्चों को ये सिखाया गया आप मर्द हो, आप रो नहीं सकते, उसको किसी ने ये सिखाया नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयरिंग भी होगा। ऐसे जो अनस्कूलिंग की प्रोसीजर अगर वहाँ पे होती, आई एम डैम श्योर आज जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत बेहतर होती। कैमरास रोल साउंड। क्या हुआ, बैटरी गई? स्पॉट दादा, और मेरा पानी किधर चला गया? हाँ, एक ही टाइम देते थे। हाय मुनि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कैंडिड कन्फेशंस के सेट पर। आज आपसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, लेकिन एक चीज़ आपके जर्नी के बारे में जो मुझे बहुत फैसिनेट कर रही है वो ये है कि आप बचपन में डिसलेक्सिक थे और आज आप पीएचडी हैं। तो डिसलेक्सिया से लेकर पीएचडी होने का सफ़र जो आपने तय किया है उसके बारे में मुझे बताइए। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब लोगों को पता ही नहीं होता है कि खुद का दर्द क्या है। ये सबसे बड़ा दर्द है। अगर पता चल जाए कि मेरी बीमारी क्या है तो उसके सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। आज से 35 साल पहले मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जब मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मेरे हर सब्जेक्ट में मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स होते थे। सारे पेज पे रेड मार्क्स होते थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, टी जी पी क्यू, कुछ समझ में ही नहीं आता था। बाकी सब काम अच्छी तरह से करता था, इसलिए लोगों को ये लगता था कि मैं नाटक कर रहा हूँ। और इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे होगा क्या होगा। अंटिल 5th स्टैंडर्ड हर साल में फेल होता था और 10th स्टैंडर्ड आते आते करीब मेरी 9 स्कूल्स बदल गई। बचपन में एक नर्सरी बुलबुल करके सांता क्रूज़ में थी, फिर रोज़ मैनर गार्डन स्कूल सांता क्रूज़, सेंट लॉरेंस स्कूल सांता क्रूज़, 3 स्कूल सांता क्रूज़ में चेंज हुई। विले पार्ले सरला सर्जन स्कूल वो तो अब बंद हो चुकी है। ये सब स्कूल्स को पास करके फिर मेरे पिताजी ने सोचा कि इसको कहीं हॉस्टल में डाल दें। ही इज़ वेरी मिस्टीवियस, पर हॉस्टल में डाल के भी कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। ओक स्कूल्स, सेंट पीटर स्कूल्स, करीब करीब 7 स्कूल बदल चुका था और कोई स्कूल मुझे रखने तैयार नहीं थी। तब जाके एक स्कूल स्वीट मेमोरीज़ हॉस्टल में एक चंद्राबेन करके हमारी गुजराती टीचर हैं, उनके पास एक ऐसी टीचर थी जिसको इसके बारे में पता था। उस टाइम पे शायद किसी को नहीं पता होगा, हमारे एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर थे इंडिया के, उनकी वाइफ थी, वो ईरान से थी और उनको इसके बारे में नॉलेज था कि बच्चों को ये डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलाई करके डिजीज़ होता है, मेंटल प्रॉब्लम होता है। उन्होंने ये मुझे डिटेक्ट किया और 5th स्टैंडर्ड में जब मैं फेल हुआ और कोई स्कूल मुझे रखने तैयार नहीं था, तब उन्होंने मुझे एक प्रोसेस बताया, वो था अनस्कूलिंग। मैं 6 महीने तक स्कूल ही नहीं गया।
सिर्फ उनके घर पे खेलने जाता था। और 6 महीने के अंदर पता नहीं क्या जादू हुआ। फिर बाद में जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे सोचने का मौका मिला कि वो 6 महीने क्या थे, और मैंने सब जॉट डाउन किया कि कौन से पॉइंट थे उस 6 महीने में, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया। एंड सडनली आफ्टर 6 मंथ्स रेगुलर बच्चों के साथ जब मैं स्कूल में आया, मैं पास हुआ। अच्छा। एंड देन स्लोली ग्रेजुअली आई स्टार्टेड डूइंग माई होमवर्क, क्योंकि तब तक तो आई वॉज डिसइंटरेस्टेड। ना मुझे होमवर्क करना अच्छा लगता था, क्योंकि पता था कि होमवर्क करूँगा तो भी वो सब गलत ही होने वाला है, मार्क्स तो मिलने वाले नहीं हैं। बहुत ही जंबल था, बच्चों के बीच में एक हंसी का पात्र बन जाता था, लोग मुझ पे बहुत ज़्यादा हंसते थे, बहुत ही इंट्रोवर्ट रहना पड़ता था। और इस तरह से करीब 13 साल 13 ईयर्स I was aloof from general public. Public did not want me, and even I was not with the public. But after these 6 months, that made a great change. It was a combination of all meditation. It was a combination of some artwork. It was combination of inner guilt, trauma, decluttering, and so many things went over the period of time. And then finally, when I came out of that stage, until 10th standard I faced a lot of problems, but the percentage declined gradually. Okay. And then after 10th standard, mostly I did not face these problems. And fortunately, all my teachers, and they were very excited to know that how this person whom they knew was an idiotic kind of person, and now how he's reached PhD. So this was my personal little bit of my personal journey where I faced a lot of struggle. तो मुझे ये अनस्कूलिंग के बारे में बताइए। आप बोल रहे हैं कि आपको एज डिसलेक्सिया तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज लाइक यू सेड पढ़ाई करने में, बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम आपको लिखने में, पढ़ने में हो रही है, तो कैसे इंसान हायर स्टडीज़ करेगा और वो सब करेगा। तो ये अनस्कूलिंग जो आपने की 6 मंथ्स में, इसमें एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ जिससे ये सब बदल गया? राइट तो एग्जैक्टली उस समय में जो हुआ, दैट वाज वेरी पर्सनलाइज्ड। सबसे पहली बात ये है, आई वॉज अटेंशन डेफिसिट, आई वॉज इन लॉट ऑफ गिल्ट। बहुत सारी एक चीज़, जब आप सोशल नहीं हो पाते हो, जब लोगों की तरह आप नहीं हो पाते हो, तो आपके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे उसके आते हैं। तो मैं डिसोशलाइज्ड हो गया था, लोगों के साथ बात नहीं करता था, कम्युनिकेशन कम हो चुका था, और उस वजह से मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। अब वो 6 महीने में ये हुआ कि ये जो स्ट्रेस था वो धीरे धीरे वो कम होते चला गया। सबसे पहली चीज़ हुई डीक्लटरिंग, यानी दिमाग में इतने सारे गलत ख्यालात आ चुके थे, इतने सारे डिज़ायर्स थे मन में, ये करना है वो करना है, पर कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई मुझे सुन नहीं रहा था, अगर किसी से बात करूं तो लोग मुझे पागल समझते थे। इस तरह से हो चुका। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, करीब 10 साल के आसपास था, माइंड इतना एंग्जाइटी फील कर रहा था, स्ट्रेसफुल फील कर रहा था, सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। और तब अचानक मैं एक सिचुएशन में मैंने भगवान को गाली दी कि तूने ये दुनिया ऐसी क्यों बनाई, आपने ऐसे बनाया ही क्यों, वाई यू क्रिएटेड दिस, सो इट इज़ योर फॉल्ट, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो आपकी गलती, और आपको सुधारना होगा। या तो फिर आप ऐसी कोई जगह मेरे लिए बना दीजिए कि जिस जगह पे कोई स्ट्रेस ना हो, जैसे ना कोई पुलिस हो, ना चोर हो, ना स्कूल हो, ना टीचर हो। वाई यू वॉन्टेड टू मेक दिस इम्बैलेंस, आपको बैलेंस बनाना चाहिए था। तो इस तरह से एक थॉट प्रोसेस चला आधा पौना घंटा, एंड देन व्हेन आई केम टू अ पॉइंट दैट वाज like zero universe, nothing should be there in this universe. That was the greatest realization I had ever in my life, कि कुछ ऐसा हो सकता है अगर भगवान चाहे तो। और धीरे धीरे जब भी मैं स्ट्रेसफुल फील करता था तो ये ज़ीरो यूनिवर्स के थॉट्स में चला जाता था। कुछ भी नहीं होना चाहिए इस वर्ल्ड में, ना प्लैनेट्स होने चाहिए, ना पानी होना चाहिए, ना सूरज होना चाहिए, ना गर्मी होनी चाहिए, ना ठंडी होनी चाहिए, नथिंग। और वो आधा पौना घंटा कहाँ चले जाता था मुझे पता नहीं चलता था। अब ये बात अगर मैं किसी को करता
वो लोग मुझे पागल ऑलरेडी समझते थे, राइट। ज़्यादा समझने लगते। तो इस तरह से उस उम्र में 10 साल की उम्र में जब अनस्कूलिंग हुआ तो ये सब थॉट्स आने लगे मेरे साथ दैट आई एम नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द सोसाइटी। लोग बोलते भी थे ही इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सोसाइटी। मेरे दादा दादी रोज़ बोलते थे, हम गुजराती में एक वर्ड आता है शुद्ध माठो, यानी प्योर पागल। ओके। पागल नहीं, प्योर पागल, मतलब पागल में भी जो प्योरेस्ट पागल होता है वो मुझे कहते थे। तो इतना एम्बैरेसमेंट फील होता था कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस सोसाइटी, देन व्हाई गॉड मेड मी। पर ये जो बैलेंस वाला थॉट आता था कि इस दुनिया में कुछ नहीं, ज़ीरो यूनिवर्स, ये उसी समय आया जब मैं अनस्कूल हुआ। मुझे स्पेस मिला खुद के बारे में सोचने के लिए कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे, और मैं कभी इस सोसाइटी के साथ में रह पाऊँगा। तो ये 6 महीने में जो टीचर ने मुझे दिया था वो प्रेशर से निकाल के दिया था। 6 महीना मुझे ये नहीं पता था कि 6 महीने के बाद मैं स्कूल जाऊंगा, पर ये पता था कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना है। ओके। ये स्ट्रेस जब निकल गया कि मुझे किसी को होमवर्क नहीं बताना है, मुझे किसी को आंसर नहीं देना है, मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना है, आई हैव टू जस्ट एन्जॉय माई सेल्फ। और ये सेल्फ एन्जॉयमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, खुद पे जाके फोकस हुआ, वरना सारी ज़िंदगी दूसरों पे फोकस था। इसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने कहा, ये करना है, वो करना है। आई वॉज फीलिंग जैसे आई वॉज ए स्लेव, but I met myself at that when I was unschooled. And then slowly at that time, my art, I was good at art, I was good at singing. वो सब मैंने किया, जो मैं चाहता था वो मैं सब किया। मैंने चेस खेला, मुझे चेस बहुत अच्छा लगता था। वो भी लोगों को आश्चर्य लगता था कि इसमें तो सही दाव खेलता है, पर जब लिखना है तभी वो गलत करता है। तो इस समय में 6 महीने में जो मैं चाहता था मैंने सब किया, और टीचर ने जो किया वो मुझे तब पता नहीं था, पर जब मैं बड़ा हुआ एंड स्लोली आई मेट पीपल लाइक मी एंड दैट टाइम आई केम टू नो व्हाट आई अंडरवेंट। सो ये अनस्कूलिंग का प्रोसेस है, ये मैंने इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च बनाई, एक रिसर्च थियरी बनाई कि अगर कोई भी इस तरह की, सिर्फ ये डिसलेक्सिया के बारे में नहीं है, ADHD के बारे में है, बहुत सारे ट्रोमेटिक सिचुएशंस में जैसे मदर फादर के बीच में ठीक नहीं होता है तो बच्चे उसके लिए बहुत उनको क्रेविंग्स होती है कि मैं मम्मी पापा के साथ रहूं, पर वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो उस समय, उस दौरान उनके मेंटल प्रेशर क्या होता है, क्योंकि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था उस स्कूल में जो यहाँ पे ऐसे आया था, मेरे साथ और 8-10 लोग थे जिनकी सब अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। हाँ, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स। यानी कोई एक लड़का था 5 साल का था, उसकी मम्मी उसके डैडी को छोड़ के चली गई थी, अब वो वापस नहीं आने वाली थी, अब वो 5 साल का लड़का हमारी हॉस्टल में। तो इस तरह के बहुत सारे कंडीशंस थे, स्पास्टिज्म है, ऑटिज़म है, स्लो पढ़ना, स्लो बोलना, स्लो कुछ होना, ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें उस ज़माने में थी और आज तो मल्टीप्लाई हो चुकी हैं करेक्ट। बिकॉज ऑफ एडवर्स सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड ऑल। तो बहुत कुछ हो चुका है। तो मैंने एक लिस्ट बनाया कि ये अनस्कूलिंग का प्रोसेस, इसको कैसे डिवाइड किया जाए। ओके। तो ये अनस्कूलिंग का जो प्रोसेस जो होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबके लिए वो 6 महीने का हो, 9 महीने का हो। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दैट पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग टू सच काइंड ऑफ प्रोसेस। तो वो ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, ज़्यादा छोटा लंबा भी हो सकता है, ये शायद हो सकता है 2 महीने के अंदर, या वेकेशन के 2 महीने में भी ठीक हो सकता है। Okay. दैट डिपेंड्स अपॉन देयर ओन कैपेसिटी। डेफिनेटली इसमें जो व्यक्ति ये दर्द से गुजर रहा है उसी के रिस्पॉन्स पे पूरा का पूरा डिपेंड होता है। वी कैन वर्क फॉर देम बट अल्टीमेटली दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस। तो इसको मैंने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहला जो स्टेज है वो है कॉग्निशन स्टेज। कॉग्निशन स्टेज यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें 5-6 चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है डीक्लटरिंग। आपको कभी लगेगा कि मुझे पायलट बनना है, कभी लगेगा कि मुझे मिलिट्री में जाना है, कभी लगेगा कि मुझे ये करना है। एक व्यक्ति हर चीज़ को तो पहुंच नहीं पाएगा। तो वो डीक्लटरिंग का मतलब है जो हम नहीं कर पा रहे हैं या हम नहीं करने वाले हैं, मे बी पॉसिबिलिटीज़ में हमारे पास नहीं है, जो स्किल हमारे पास नहीं है। आप मेंटरिंग नहीं कर सकते हो,
जैसे क्रिकेट में कोई 6 मार सकता है पर कैप्टन नहीं बन सकता है। कैप्टन बनना, मेंटरिंग करना वो अलग क्वालिटी होती है, छक्के मारना अलग क्वालिटी होती है। इसी तरह लाइफ में भी सक्सेसफुल होना वो अलग बात है, मेंटर होना अलग बात है। तो ये सब स्किल्स नहीं होती हैं। तो मुझे कौन सी स्किल डेवलप करनी है लाइफ में, ये सबसे पहली ये साइकोमेट्रिक टेस्ट काइंड ऑफ, कि आप 2-3 महीने रहते हो टीचर के साथ और वो उसको पता चलता है। सो बेसिक देयर आर 4 archetypes. First is the mentoring archetype, second is the administrating archetype, third is the organizing archetype. People who mentor mostly cannot organize. Okay. People who organize mostly can't mentor. Right. Mentoring is kind of coaching. Administrating is higher. It's kind of protecting, caring. It's that archetype. And the last one is the engineering, means to go deep into a particular thing. जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो कौन सा प्रॉप कहाँ पे सूट होगा, कलर, डिज़ाइन, बैकग्राउंड, तो ये इंजीनियरिंग है। तो जो मेंटरिंग करते हैं वो शायद वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं। किसी किसी में 2-3 स्किल्स होती हैं। तो बेसिक 4 आर्केटाइप्स, कॉग्निशन में 4 आर्केटाइप्स हमको डिफाइन करना है कि इसमें कौन सा ग्राफ, चारों 4 सब में होते हैं पर ग्राफ बनता है। एक कोई भी टॉप लेवल का होता है। तो ये जब आपको पता चलता है, दैट इज योर कॉग्निशन, दैट इज योर इंटेलिजेंस। वी कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस यू आर हैविंग। दैट इज द फर्स्ट। सो डिक्लटर होता है, यानी कि बाकी की चीज़ें हटा दी हमने या ऑर्गेनाइज कर दी कि इसमें टॉप लेवल है, इसमें कम लेवल है। अब उसमें उसको जो इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाना है। सेकंड कम्स दिस, यू बिकम ज़ीरो। आपके अंदर जो भी कचरा डाला गया है इतने सालों से, वो सब निकाल के साइड में रख दो। एक बैलेंस माइंडसेट ये आना चाहिए कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। जैसे अगर आपको बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो इट इज़ बेटर कि आप पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो और नई सिरे से नई बिल्डिंग खड़ी करो। दैट विल बी द बेस्ट। पुरानी बिल्डिंग पे नई बिल्डिंग बनाने जाओगे तो शायद हो ना हो, नॉट गारंटीड, और उसका लाइफ, सेल्फ लाइफ भी कितनी होगी पता नहीं। इसी तरह से सेकंड मोड ये आता है कि आप ज़ीरो, बिकम ज़ीरो। और ये ज़ीरो होता है, जो भी आपके दिमाग में प्री कंसीव नोशंस डाले गए हैं बचपन से, जो आपने देखा है आसपास, कुछ टीवी पर देखा होगा, और ये सब चीज़ें, उन सबको आप एकदम इरेज कर दो। एग्जैक्टली। जैसे बचपन में हम अमिताभ बच्चन के बहुत फिल्म्स देखते थे तो वो एंग्री यंग मैन का एक माइंड में टाइप आ जाता है। आजकल लोग कार्टून्स देखते हैं तो नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं उनके एक्सप्रेशन अलग होते हैं, और ये कार्टून देखने वाले जो बच्चे होते हैं उनके एक्सप्रेशन बहुत ही ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं। तो इसको जरा बैलेंस करना पड़ेगा। तो सेकंड वी बैलेंस देम। थर्ड जो आता है वो है टू रिकॉग्नाइज द लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अगर आप उनको 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम्स हैं और आप उनको पूछ लेते हो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, अगर मान लो कि इंटरनेट बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, तो आप क्या करोगे? वो बिना झिझक के वो बोल देते आई विल डाई, आई डोंट वांट टू लिव, इफ दिस इज़ नॉट देयर आई डोंट वांट टू लिव। दिस happens when they don't have life purpose, when they don't value themselves. तो खुद को वैल्यू करना मुझे सिखाया गया। तो ये खुद को वैल्यू करना तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बोल दी। ये बच्चा कैसे सीखेगा? एब्सोल्युटली। तो जैसे एक बार मैंने एक एग्जाम्पल दिया था बच्चों को। मैं खुद क्लासेस लेता हूँ अभी भी, बहुत सारे बच्चे हर साल मेरे पास आते हैं। तो एक बच्चे को मैंने ऐसे ही बोला कि आप दीपावली में पटाखे जलाते हो, एक पटाखा अपने हाथ में जलाओ। तो उसने बोला नहीं, हाथ में नहीं जला सकते, हम खुद जल जाएंगे। तो मैंने उसको पूछा कि एक आदमी जब मर जाता है तो उसको तो जला देते तो उसको तकलीफ़ नहीं होती होगी। उसने बोला उसमें कॉन्शियस नहीं है ना, मेरे में कॉन्शियस है, उसमें कॉन्शियस नहीं है, बस आई वांटेड दिस। दैट डे ही केम टू नो कि माई कॉन्शियस इज़ मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स। उसकी जैसे माइंडसेट होता है, ये पर्सनलाइज्ड होता है कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। उस चीज़ के ऊपर एनालाइज करके, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2-3 दिन में पता चल जाता है ये किसको
कैसा एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से उसको खुद को वैल्यू करना, उसकी कॉन्शियस को वैल्यू करना सिखा सकते हैं। अच्छा। तो ये थर्ड होता है खुद के कॉन्शियसनेस को वैल्यू करना। फिर अगर ये सही हो गया तो फिर 3 चीज़ होती है, लाइफ प्लानिंग, लाइफ ग्रिड। लाइफ ग्रिड के बारे में बहुत आजकल कम बातें होती है। लाइफ ग्रिड का मतलब कि लाइफ में कौन से डायमेंशंस इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैरिज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, पैसे कमाने के बारे में। आज आधे से ज़्यादा बच्चों को मैंने ऐसे देखा है जो कहते कि गुरुजी बस अगर हमको महीने में 50,000 मिल जाए तो बस है, रोज़ होटल में खाओ पियो और बस, दैट्स ऑल। दे डोंट वांट टू टच अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ। ओके। इतना सारा माइंड में बिलीफ सिस्टम गलत हो चुका है। सो इफ़ दे वैल्यू देमसेल्फ देन दे वैल्यू द डायमेंशंस ऑफ लाइफ। जैसे पहले ये लोग कहते थे कि दुनिया ने हमारे लिए क्या किया, हम दुनिया के लिए क्या कर, ये दिमाग में आजकल नहीं आ रहा है। ये पहले से ही, मतलब मदर फादर ने कुछ नहीं किया, दे टेल लिटरली कि वो तो आपकी ड्यूटी थी, आपने किया। सो दे डोंट वांट टू टच दीज डायमेंशंस। तो ये डायमेंशंस को सेट करते हैं। जैसे फैमिली एक डायमेंशन है, एजुकेशन एक डायमेंशन है, पेरेंटिंग एक डायमेंशन है, एक डायमेंशन रिलेशनशिप का है, एक, अब मैरिज अलग है और रिलेशनशिप अलग है। मैरिज इज़ डिफरेंट राइट। एंड रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट। हर रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो ना हो, वो फैमिली में कन्वर्ट हो ना हो, पता नहीं है। पर मैरिज इज़ मेंट टू क्रिएट फैमिली। Relationships are not really responsible to create a family, but marriages are responsible to create a family. तो ये जो डिफ्रेंशिएशंस है, डायमेंशंस है, पर्सनल ग्रोथ है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअलिटी है, ये सारे के सारे डायमेंशंस, फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है। जैसे एक श्लोक आता है, सा विद्या या विमुक्त है, यानी कि एजुकेशन इज़ फॉर फ्रीडम। ये सेंटेंस हमारे सालों से कहा जाता है और एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी ये लिखा गया है। पर आप किसी को पूछोगे फ्रीडम ऑफ व्हाट, नोबडी नोज। एजुकेशन मीन्स फ्रीडम, बट फ्रीडम ऑफ व्हाट? फ्रीडम ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट इज एडिक्शन। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। ये जो वर्ड है मन में, ये बच्चे के मन में नहीं होना चाहिए, टीनेजर के मन में ये नहीं होना चाहिए। आप ओल्ड एज हो और आप बोलते हो कि इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, वो अलग बात है। पर टीनेज क्या है, वो यूथफुलनेस क्या है, आई कैन लिव विदाउट एनीथिंग, वो पावर होना चाहिए। दिस डायमेंशन ऑफ लाइफ शुड बी टच्ड। तो ऐसे डायमेंशंस हैं, करीब करीब हम 12 बेसिक डायमेंशंस है, और उसको अगर इलेबोरेट करें तो शायद 48 डायमेंशंस तक जाता है। तो वो डायमेंशन बिना बोले, बिना बताए, जस्ट वी मेक देम फील। हाउ डज दैट हैपन? या सो फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। जैसे बच्चों को गेम खिला रहे हैं तो हम उसको पूछते हैं, वी आस्क देम क्वेश्चंस, ओके, वी टॉक टू देम, जो बेसिकली इट इज़ अ टॉक थेरेपी। अच्छा। तो हम उसको पूछते कि जैसे ये झाड़ किसका है, पहले गेम खिलाते हैं कि ये झाड़ पे तुझे खड़ा रहना है, तुझे खड़ा रहना है, तुझे खड़ा रहना है। वीकली गेम होती है, उसको पानी वगैरह तुझे देना है। नाउ ही क्रिएट्स लव विद दैट, नाउ दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम उसको पूछते कि ये किसका है, तो वो कहेगा मेरा है, पर तूने तो उसको उगाया नहीं है, तूने तो बाद में पानी दिया है। तो बोलेगा ठीक है भगवान का है। तो क्या क्या चीज़ भगवान की है, वॉट एवर दे वॉन्ट टू टेल, somebody in their own words, somebody tell they are Allah, somebody tell they are God, Bhagwan, whatever religion, it's okay, it's beyond that. यानी वो हमारा नहीं है, वो किसी और का है। We are just sharing over here. Okay. तो हम उसके मन में ये भेजे में तब डालते कि हर चीज़ इसमें से कुछ भी हमारा नहीं है, और we are sharing everything, and when we are sharing everything, we have to undergo relationship with everyone. We cannot own anything, we cannot possess anything. तो ये बात जब उसके मन में आती है, relationships grow stronger, that we are sharing over here and we have to share each and everything. तो ये टॉक थेरेपी से, कुछ गेम से हम उसको सिखा देते हैं।
फिर बाद में बात आती है मैरिज की। तो मैरिज क्या होता है? रिलेशनशिप से कहीं गुना ऊपर है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग थिंग्स, रिलेशनशिप इज़ अबाउट शेयरिंग इंटरेस्ट, शेयरिंग थिंग्स, ये रिलेशनशिप हो गया। मैरिज सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं बनता है। मैरिज डेवलप्स व्हेन यू स्ट्राइव टू इनहेरिट समथिंग। ओके। जब आप आपके एंसेस्टर्स से कुछ इनहेरिट करते हो, यानी कि नॉट ओनली मटीरियलिस्टिक थिंग्स बट ऑल्सो वैल्यूज। या व्हेन यू शेयर ईच अदर्स एनर्जी मीन्स लाइवलीहुड, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि हम लाइवलीहुड शेयर करेंगे। आप खुद का खाना पीना करो, मैं खुद का खाना पीना करो, दैट इज़ अ रिलेशनशिप। करेक्ट। मैरिज वो है व्हेन वी शेयर अवर लाइवलीहुड, कि आप इतना काम करो, मैं इतना काम करूँ, एंड वी क्रिएट अ होल लाइफ, वी क्रिएट अ होल फैमिली। सो दैट हैपन्स व्हेन यू गो इनटू मैरिज। सो दैट वी एक्सप्लेन देम कि देखो बेटा, ये रिलेशनशिप में तो आज है कल नहीं है, वो फ्रेंडशिप है। पर मैरिज क्या होता है? जब आपके मम्मी डैडी या आप उस फैमिली में एक हिस्सा बन जाते हो टू क्रिएट अ बेटर लाइफ। तो इस तरह से लाइफ के जितने जितने डायमेंशंस होते हैं उतना हम उसको सिखाते हैं, एंड देन ही बिकम्स फुल, यू नो। उसको एम्प्टीनेस नहीं लगती है। नाउ ही हैज़ अ पर्पस, ही हैज़ अ लाइफ। हाँ, ये इसलिए मैं इधर यहाँ पे आया हूँ। तो दैट इज़ अ लाइफ ग्रेड व्हेन यू टच ऑल द डायमेंशंस ऑफ लाइफ। फिर बाद में होता है लाइफ प्लानर टूल। लाइफ प्लानर मतलब अगर ये सब मुझे टच करना है, ये सब मुझे डायमेंशंस को जीवन में मुझे चाहिए, तो एवरीथिंग हैज़ अ टाइम। You cannot get anything before time. ओके। So then that comes life planner. So planner में हम 5 plans उसको बताते हैं। जैसे आपको मोबाइल चाहिए बेटा, मोबाइल लेना, पर when you become efficient, जब आप उसको हैंडल करने में एफिशिएंट हो जाओ। राइट। जैसे कि एक चलती ट्रेन है, चलती ट्रेन में पहले ट्रेन को रुकने दो, उसको बैलेंस होने दो, फिर आप चढ़ो। चलती ट्रेन में आप चढ़ जाओगे, शायद आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप गिर जाओगे। राइट। इसी तरह कोई भी चीज़ आप हाथ में लोगे, फर्स्ट मोमेंट पे आपको वो स्टिमुलेट करेगा, फैसिनेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। उस समय पे शायद यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। फर्स्ट यू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड देन यू टेक इट इन योर हैंड। दैट इज़ अ प्लानर टूल। सो वी गिव देम 5 plans. Make a daily planner, make a seasonal planner, make a fortnightly planner, make annual planner and make lifetime planner. ओके। जैसे मैंने भी ये मॉन्कहुड जब लिया तो मेरे गुरुजी ने मेरी पूरी लाइफ टाइम का, मतलब कि मॉन्कहुड लेने के बाद अगले 20 साल तक मैं क्या करूँगा मुझे पहले लिखवाया। वो अगर सही हुआ तो फिर मुझे ये मॉन्कहुड मिलेगा, नहीं तो मॉन्कहुड नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से उनको हम ये लिखवाते हैं पेपर पेन लेके कि आपको एक सीज़न, ये समर सीज़न है तो ये समर सीज़न में आप क्या अचीव करोगे। ऐसे ओके। तो ये लाइफ प्लानर टूल होता है। दीज आर ऑल अबाउट कॉग्निशन इंटेलिजेंस। दिस इज हाउ वी क्रिएट इंटेलिजेंस इन देम एंड दे स्टार्ट फिलिंग द लाइफ फुल। बट इट डज नॉट एंड ओवर हियर। अब सेकेंड स्टेज आता है। ये सेकेंड स्टेज होता है आपकी लाइफ में जैसे आप कॉस्मिक पावर्स के साथ जुड़ते हो, यू स्टार्ट फीलिंग एबंडेंट। मटीरियलिस्टिक लाइफ में एक लिमिटेशन आ जाती है, पर जब आपको बियॉन्ड द बॉक्स सोचना है तो आपको नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू गो बियॉन्ड टाइम, यू हैव टू गो बियॉन्ड नेचर, यू हैव टू गो बियॉन्ड लोकल रूल्स। तो हम कॉस्मिक कनेक्शन करवाते हैं वहाँ पे। जैसे आजकल एक बहुत चीज़ चलती है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके। बट जनरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हाट वी बिलीव इज ओवर हियर, बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं सिखाते हैं। अच्छा। उसके आगे हम एक और एक लॉ आता है, वो आता है लॉ ऑफ रिसेप्टिकल। अब एक इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। अट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ माया, मीन्स वेर यू अट्रैक्ट थिंग्स। ओके। और उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे अगर आप बोलो कि मुझे मनी को अट्रैक्ट करना है, तो रियलिटी इसकी मनी ने ऑलरेडी आपको अट्रैक्ट कर लिया है, आप तो बाद में मनी को अट्रैक्ट करोगे। ओके। बट लॉ ऑफ रिसेप्टिकल मीन्स व्हाट, व्हेन यू वैल्यू योर सेल्फ, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज में इंटेलिजेंस दी थी सेल्फ वैल्यू की, वही हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं? जैसे कि हम उसको सिखाते हैं कि देयर इज़ वन फोर्स इन दिस यूनिवर्स दैट सम पीपल एक्सेप्ट और डोंट एक्सेप्ट, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट। व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी कीप्स एवरीथिंग इन बैलेंस। यानी सूरज के पास ग्रेविटी है तो ये नहीं कि अपने आप की तरफ सब प्लैनेट्स को खींच लिया, ये नहीं।
उन प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट में चलने देना, वो है ग्रेविटी। अट्रैक्शन डज नॉट मीन कि सबको अपने और खींच लो, नहीं, दैट विल नॉट वर्क इन योर लाइफ। एक बार आप ऊपर हो जाओगे, फिर से आप नीचे गिर जाओगे। मैग्नेट है, थोड़ी देर के लिए वो उसको खींच पाता है और कुछ ही चीज़ों को खींच पाता है। मैग्नेट कैन अट्रैक्ट वेरी फ्यू थिंग्स। सो व्हेन यू बिकम रिसेप्टिव, when you have this gravitational pull, everything around you goes in balance. When everybody wants कि मेरे आसपास में क्यों सब सही, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, राइट, मेरे आसपास में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने वो ग्रेविटी क्रिएट नहीं की है। लाइक जुपिटर डज नॉट अलाउ एस्टेरॉइड्स टू कम टू अर्थ, जुपिटर हैज दैट ग्रेविटी। सिमिलरली you have to become that gravitational force which does not allow anything to go off track. सो हाउ डू यू डू दैट विद किड्स? ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे हम उसको गेम्स खिलाते हैं, तो गेम्स खिलाते वक्त एक को लीडरशिप मिलती है। अब उसका काम ये होना होता है कि आप सैक्रिफाइस करो और दूसरों को सबको सही मिलना चाहिए। बहुत साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक फॉरेन में मैशमेलो फ्रूट आता है, तो उन्होंने 12 अलग अलग क्लासरूम्स में एक एक बच्चे को रखा, सीसीटीवी लगाया, और एक एक बच्चे के रूम में वो मैशमेलो टेबल पे रखा हुआ था। टीचर ने कहा, बेटा अगर हम आधे घंटे के बाद आते हैं एंड नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड नोज कि बाजू में दूसरा चाइल्ड भी बैठा है, अच्छा, उसको यही लगता है कि मैं ही अकेला हूँ इस पूरी स्कूल में, टीचर आ रही है अब आधे घंटे में। अब 12 अलग अलग क्लासरूम्स में अलग अलग बच्चों के लिए उन्होंने अलग अलग मैशमेलोज रख दिए और उनको कहा गया 12-12 बच्चों को कि अगर आप आधे घंटे तक इसको छूते नहीं हो तो आपको 4 मैशमेलोज मिलेंगे। ओके, चले गए। आधे घंटे के बाद सीसीटीवी का फुटेज निकाला गया। 3-4 ऐसे क्लासरूम्स थे जिनमें बच्चों ने खा लिया था। 3-4 ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट किया था, थोड़ा सा बाइट किया था, फिर वापस रख दिया था, लिया था, वो सब नाटक किया था। 2 ऐसे बच्चे थे जो शांति से बैठे हुए थे, कूल, बैलेंस्ड। अब जब वो बाहर निकले, उनके ऊपर करीब 5-6 साल तक एक्सपेरिमेंट चला। तो ये जो बच्चे सेल्फ कंट्रोल्ड थे, बहुत अच्छी तरह से आगे उन्होंने प्रोग्रेस किया। जो सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं थे उनको वो सिखाया गया, और जो बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं थे, जिन्होंने खा लिया था ऑन द स्पॉट, तो उसको उसके हिसाब से ही उसको नर्चर किया गया ताकि वो आगे बढ़ पाए। तो इसी तरह से हम बच्चों को गेम्स खिलाते हैं। फ्यू चिल्ड्रन, दे आर वेरी गुड लीडर्स, दे सैक्रिफाइस थिंग्स बिकॉज दे इनहेरिट वैल्यूज़, एंड फ्यू चिल्ड्रन कैन नॉट इनहेरिट वैल्यूज़, और वो उसके ऊपर अपने कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उनको ये कंट्रोल नहीं कर पाते, वो पहले तो रियलाइज़ होना चाहिए दैट आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। ओके, तो ये जब उसको पता चल गया कि आधे घंटे तक भी, आजकल बहुत बच्चे, जैसे हम भी ट्रैवल करते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं, बच्चे इस तरह से अपने माँ बाप के साथ बिहेव करते हैं, मुझे चाहिए, जिस तरह से जिद करते हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। या तो वो उनको तब रियलाइज़ होना चाहिए। और ये कब होता है? जब आप पेरेंट्स के साथ नहीं होते हो तब। पेरेंट्स के साथ होते हो तो हो ही नहीं पाता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इसके बीच में, पेरेंटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर आप सीखते हो, जो मैं सिखा रहा हूँ, अनस्कूलिंग प्रोसेस, तो बहुत अच्छा है। पर जैसे पेरेंट्स के पास अगर टाइम नहीं है तो कैसी होनी चाहिए लाइफ? तो बेसिकली लाइफ ऐसी होनी चाहिए, पेरेंटिंग अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन ट्रेडिशन, इट इज़ फॉर 9 ईयर्स। पेरेंटिंग सिर्फ 9 ईयर्स तक ही हो सकता है। अच्छा, 10 साल के बाद पेरेंटिंग नहीं हो सकता है। अगर करना है तो उसके लिए आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओह, व्हाई इज लाइक दैट? या सो ये सैक्रिफाइस क्यों? देखिए, हम बोलते हैं ना जनरेशन गैप, हाँ, जनरेशन गैप बोलते हैं। व्हाट इज़ जनरेशन गैप? हाउ टू डिफाइन जनरेशन गैप? हाँ, तो जैसे मुझे मोबाइल मिला 40 साल की उम्र में, राइट, और बच्चों को मोबाइल मिला जन्मते ही। सो दिस इज, ही इज 40 years ओल्डर टू मी। वो 0 से स्टार्ट उसको मोबाइल मिल गया, और मैं उससे 40 साल छोटा हूँ। राइट, दिस इज जनरेशन गैप एक। नाउ सेकंड जनरेशन गैप, व्हाट इज जनरेशन गैप?
जनरेशन गैप का मतलब है 10 साल से लेकर 18 साल का लड़का इतना स्पीडी ग्रो करता है, और वहीं पे 40 साल का जो कोई उनके पेरेंट्स होते हैं, 40 से 50 साल के बीच में जब लड़का 10 से लेकर 50 साल तक ग्रो हो रहा होता है, 10 से लेकर 18 साल तक जब ग्रो हो रहा था, एवरेज आजकल के पेरेंट्स 40 से 50 साल के बीच में होते उस समय पे अप्रोक्सीमेटली। अब उस समय पे पेरेंट्स आर ऑलरेडी स्टक, और उसको अब बच्चे को देखोगे 10 साल में तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। that's true. ये है जनरेशन गैप। आप वो रेस नहीं दौड़ पा रहे हो। अगर आप वो रेस नहीं दौड़ पा रहे हो, यू हैव टू हैंड ओवर हिम टू ए मेंटर। आपको कंप्लेन नहीं करनी है, आइदर यू बिकम द ट्रांसफॉर्मर, आप वो होल्ड कर लो। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि 9 इयर्स तक आपको पेरेंटिंग करनी है, उसके बाद आपको उसको मेंटर के हवाले कर देना चाहिए अगर आप में कैपेसिटी नहीं है तो right. आइदर यू लर्न फ्रॉम मी। पर आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज अगर आप अनस्कूलिंग अपने बच्चे के लिए सोच रहे हो कि अनस्कूलिंग की उसको ज़रूरत है, और आप घर पे एज अ पेरेंट वो एटमॉस्फेयर उसे नहीं दे पा रहे हो, तो आई थिंक बच्चे के दिमाग में भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ना कि वहाँ मुझे कुछ और कराया जा रहा है, घर पे मुझे कुछ और कराया जा रहा है। सो योर मेंटर्स एंड योर पेरेंट्स आइदर हैव टू बी हैंड इन ग्लव, या तो फिर आप एक जगह आप उसको करने दीजिए। तो मुझे बताइए कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो ये अनस्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वेरी न्यू फॉर मी, इज इट necessary for everyone, or is it only necessary for children who have a certain condition like dyslexia? So in modern terms and modern days, most of the kids are facing a lot of struggle. Everybody have their own problems. True. So according to me, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले पेरेंट्स नहीं हैं, ये हमारी सोसाइटी या एजुकेशनल बोर्ड्स हैं। ओके। ये एजुकेशनल बोर्ड्स एक्चुअली सिलेबस प्रिपेयर कर करके सिर्फ एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने जब मॉन्कहुड लिया तब विंडोज़ 96 चलता था, डॉस ऑपरेटेड चलता था, पर आज मुझे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस पता है, मैंने कुछ सीखा नहीं है। मुझे माइक्रोसॉफ्ट पूरा आता है, यानी कि चैट जीपीटी भी पूरा आता है, एआई भी आज कहाँ पे आ गया है वो भी मुझे पता है। ये मुझे सिलेबस ने नहीं सिखाया, ये मुझे एनवायरनमेंट ने सिखाया है। आपने भी पिछले 20 साल में 25 साल में बहुत ही आपने लाइफ में चेंजेस किए होंगे जो किसी सिलेबस ने आपको नहीं, या किसी आर्ट स्कूल ने आपको नहीं सिखाया है। दैट इज़ ऑल एनवायरनमेंट क्रिएटेड। आज सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं, एनवायरनमेंट क्रिएटेड। एनवायरनमेंट टीचेज यू, सिलेबस डज नॉट टीच यू। तो प्रॉब्लम ये है एजुकेशनल बोर्ड्स के साथ, वो इतने स्टक हो चुके हैं, वो इतने पुराने हो चुके हैं कि बच्चों को उसमें सेट ही नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली 90% ऑफ द चिल्ड्रन नीड दिस काइंड ऑफ अनस्कूलिंग। आइदर दैट अनस्कूलिंग कैन बी डन बाय देयर पेरेंट्स और यू गिव इट टू अ मेंटर। दोनों में से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली एक्चुअली जो आप कह रहे हैं बहुत सही है कि स्कूल्स जो हैं वो आपको बोर्ड, ट्रेडिशनल जो बोर्ड सिस्टम्स हैं उसके हिसाब से आपको स्कूल्स लाइफ स्किल्स के लिए तो प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको सिर्फ बुक में जो लिखा है बस वो पढ़ा देते हैं, लेकिन उससे आप अपने लाइफ में डेली प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें जा रही है, उनके साथ तो आपने वो स्किल सीखा ही नहीं कहीं। तो वो स्किल है जो आप अनस्कूलिंग में सिखाने की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली बहुत ही सिंपली गेम्स के थ्रू और बातों के थ्रू बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या सीख रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं, ये तो सिस्टम काफ़ी सालों से चला आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम हमारा बदला ही नहीं है, कितने सालों में सेम ही चला जा रहा है, दुनिया बदल गई है, सिस्टम एजुकेशन का सेम ही है। तो जो बच्चे इस सिस्टम से गुजरे हैं और जिन्हें अंदाज़ा ही नहीं है, आज वो बड़े हो गए हैं, अडल्टहुड में आ गए हैं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि लाइफ में क्या ऐसी स्किल उन्हें चाहिए थी जो वो डेवलप नहीं कर पाए। अब वो सोच रहे हैं कि मैं परेशान रहता हूँ, बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है लाइफ में, एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी नींद नहीं आती है। तो क्या उन लोगों के लिए अडल्टहुड में भी कुछ होप है क्या? डेफिनेटली वी एक्चुअली ये जो ज़ीरो यूनिवर्स थेरेपी है उसके साथ हम पेरेंट्स के लिए ट्रोमा हीलिंग थेरेपी भी रखते हैं। ओके। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पिछले 50-60 साल में बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है,
ये हमारे 5 स्टेप स्ट्रैटेजी का थर्ड पार्ट है, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ओके। फर्स्ट इज कॉग्निशन, सेकंड वी कम टू कल्टिवेशन, थर्ड वी कम टू कम्युनिकेशन। ओके। हम जैसे मेरी जनरेशन है या उसके बाद की वाली जो 10-15 साल की 25 साल की जनरेशन है, ये सब जनरेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। दे डोंट नो, दे आर नॉट गुड लिसनर्स ऑल्सो एंड दे आर नॉट कम्युनिकेटर्स ऑल्सो। वेरी ट्रू। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम उनको वो बात करना सिखाते हैं, हाउ टू टॉक योर स्ट्रेस, हाउ टू टॉक योर एंग्जाइटी, टॉक देम आउट, टॉक देम आउट। वो अगर कम्युनिकेट नहीं होगा, ये आज की पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है। जितना भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स या ओवर प्रेशर में आकर के रॉन्ग डिसीजंस लेना, ये इसका पूरा का पूरा एक ही चीज़ पे जाता है, वो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाना। मतलब अंदर अंदर ही आप सब वो रखे जा रहे हैं, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसको बाहर कैसे निकालना है। क्योंकि ये था ही नहीं, ये बचपन से ही नहीं है। ये बचपन से ही उनको यही सिखाया गया है, माँ बाप की सुनो, टीचर की सुनो, और बोलो मत, ऐसे ऐसे मत बात करो, रो मत, इमोशंस मत शेयर करो, वो सब चीज़ें भी ना। एब्सोल्युटली, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली। करेक्ट। जैसे बच्चों को ये सिखाया गया, आप मर्द हो, आप रो नहीं सकते, Correct. आपको तो पूरी कोई फ्रीडम नहीं है, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। ये बात सही है, उसको किसी ने ये सिखाया नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयरिंग भी होगा, आप भी स्टेबल हो पाओगे, ये किसी ने उसको बोला ही नहीं। तो ऐसे जो अनस्कूलिंग की प्रोसीजर अगर वहाँ पे होती, आई एम डैम श्योर आज जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत बेहतर होती। जैसे जापान में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है जी। आपको शायद जानकर ये खुशी होगी कि हमारे बहुत सारे इंडियन गुरुज की बहुत सारी किताबें वहाँ वो लोग ने एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए करी हैं। वाओ। वन ऑफ देम इज़ मेरे दादा गुरु, यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी, ओके। ग्रेट गुरुजी, उनकी एक किताब है कर्तव्य कौमुदी, मीन्स द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन, ओके। द आर्ट ऑफ ड्यूटीज़। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ की जो टॉप 10 किताबें हैं, इसमें ये किताब संस्कृत में लिखी गई है। ये संस्कृत की किताब, इट इज़ होल ऑन एजुकेशन सिस्टम, कि आपका एजुकेशन। अब देखो, उन लोगों ने ये इनहेरिट कर लिया, पर हम आज भी एक ऐसे लैंग्वेज पे स्टक है जिस लैंग्वेज का एक्चुअली कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका एक्चुअल लैंग्वेज का निर्माण ही इंडिया में हुआ है। जी। हमको सभी को पता है, हमारी जनरेशन को रेन और मार्टिन ने इंडिया में आकर के इंग्लिश का लैंग्वेज ग्रामर का पूरा किताब लिखा। रेन एंड मार्टिन डिड नॉट राइट दिस बुक इन इंग्लैंड, दे रोट दिस बुक इन इंडिया। द ग्रामर वॉज क्रिएटेड इन इंडिया। एक ऐसी लैंग्वेज में हम स्टक हो चुके जो ज़्यादा ही मैनिपुलेटेड है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप अगर अभी मोबाइल निकालिए, उसमें सिर्फ डालिए गूगल में व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रूट एंड वेजिटेबल, ओके। वो नहीं आंसर दे पाएगा, है ही नहीं। और हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया व्हाट इज़ वेजिटेबल एंड व्हाट इज़ फ्रूट। ओके। फ्रूट जिसमें ग्लूकोज हो वो फ्रूट है, और जिसमें ऑयल हो वो वेजिटेबल है। ओह। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम जैन लोग, जैसे होली जाती है उसके बाद में हम लीफी वेजिटेबल्स बंद कर देते हैं। अच्छा। और समर सीजन में हम सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। ये हमारी सिस्टम है, सीजनल हमारा डाइट होता है। जैसे बारिश में एक अलग डाइट होता है, ठंडी में अलग डाइट होता है, और समर सीजन में अलग डाइट होता है। वर्तमान का जो डाइट होता है समर सीजन में वो फ्रूट्स होता है, ज़्यादातर मैंगो और चपाती यही हम खाते हैं, क्योंकि शुगर, अभी डिहाइड्रेशन होता है, शुगर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ड्राइनेस, विंटर सीजन में ड्राइनेस होती है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी को ऑयल चाहिए, तो वहाँ पे वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ये स्कूल में है ही नहीं। स्कूल में इंग्लिश वर्ड्स 3000 ऐसे वर्ड्स हैं जो मैनिपुलेट करके सिखाए गए। फॉर एग्जांपल लिविंग बीइंग और लिविंग थिंग, ये मैनिपुलेटेड वर्ड है। इफ़ इट इज़ अ थिंग इट कैन नॉट बी लिविंग, एंड इफ इट इज़ लिविंग इट कैन बी बीइंग, इट कैन नॉट बी अ थिंग। तो लिविंग थिंग वर्ड ये मैनिपुलेटेड वर्ड है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, 3000 मेरे पास लिस्ट है, जो मैनिपुलेट करके सिखाई जाती है, जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। एंड दे मेक डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजिनेशंस अबाउट दोज वर्ड्स एंड मीनिंग्स।
So communication is the biggest problem in our education system, in our life. हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं बोलोगे तो आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। बिहार के, उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे अच्छे जो इंटेलिजेंट पीपल है उनको आगे नहीं आने मिल रहा है। द रीज़न इज़ दिस ओनली कि इंग्लिश नहीं आती है। सो कम्युनिकेशन नीड्स टू बी रीऑर्गेनाइज्ड। और हम जब ये प्ले करते हैं तब हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स नहीं रखते हैं। आपको जिस लैंग्वेज में आता हो, आपको म्यूज़िक आता हो, आप म्यूज़िक में कम्युनिकेट करिए, आप जिस लैंग्वेज में आता हो आप कम्युनिकेट करिए। सो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आवर जनरेशन इज़ लैकिंग एंड द फर्दर कमिंग जनरेशन इज़ ऑल्सो लैकिंग। दैट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आप एनिमल्स को देखिए तो उनको तो कोई लैंग्वेज आती नहीं है, लेकिन आई थिंक जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं इंसानों से बेटर होता है कभी कभी। और यही तो है, आज तक आपने किसी एनिमल को सुसाइड करते नहीं देखा होगा। दैट्स सो ट्रू। ये सारा जो स्ट्रेस है हम इंसान लेकर बैठे हैं बिकॉज बहुत दिमाग है हमारे पास, और हमें वो दिमाग जो है वो उन चीज़ों में लगाना है जिनका हमें बेसिक कोई काम है नहीं। यस, राइट। एंड देन अगेन कम्स एक्सपोजर। ऐसे जो बच्चे होते हैं दे कांट एक्सपोज देमसेल्व्स, और दे आर अटेंशन सीकर्स बट दे आर नॉट एक्सपोज टू थिंग्स। नाउ हाउ टू, आफ्टर लर्निंग कम्युनिकेशन, you need to know how to present yourself in people, to different places, to different things at different time. This is the most important thing where people are failing today. They are not able to grab the opportunities. They are in complete fear. They don't know how to expose. तो हम उसको फोर्थ स्टेज पे लेके जाते हैं, उसको एक्सपोज करना सिखाते हैं। we remove that fear. हम उसको ये सिखाते हैं कि ये आपके जैसे ही सब हैं, एंड यू आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। आपको एक पर्पस मिला है और आपके पास जो स्किल है वो स्किल को यूज़ करके आप लोगों के साथ अपना नेटवर्क बना सकते हो। दिस हैज़ टू बी टॉट वाइल्ड चाइल्डहुड। जो बचपन में नेटवर्क नहीं बना पाता है वो बड़ा हो करके कोई बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, बिजनेस एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा और नेटवर्क भी खाला नहीं। हम ऐसे ही जैसे जो बचपन में बहुत बकबकिए होते हैं हम उसको हंसी उड़ाते हैं कि तो देख कितनी बकबक करता है, पर वही बड़ा होकर फिर अगर सही स्किल मिल जाए तो वो नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क भी खड़ा कर देता है। तो वी टीच देम हाउ टू एक्सपोज, how to come into exposure, how to present yourself. So that is the fourth stage. And the last stage, which is very important, comes is how you create harmony. आजकल ऐसा हो गया कि बहुत ही सब लोगों का नेचर वोरेशियस, मतलब क्रेविंग से भी ज़्यादा। पहले हम सिर्फ कहते थे कि लोगों के पास ग्रीड्स है, अब वो ग्रीड से ज़्यादा क्रेविंग्स पे आ गई, अब क्रेविंग्स के ज़्यादा वोरेशियसनेस पे आ गई, बहुत ही ज़्यादा। दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देमसेल्फ। उसमें एक छोटी सी बात है, एक मैंने छोटी सी क्लिप देखी थी, गजनी फिल्म की, आमिर खान की थी। उसमें बहुत अच्छी तरह से उसने बोला था व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है, इन बिटवीन द लाइन्स। बहुत अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेन किया था। दैट कम्स फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स। उसने बोला कि जब यू ऑल्सो and I also, that is self-respect. You are respecting everybody as yourself. Oh. Nobody else, only me, that is ego. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट देने से कितना आप में प्यार बढ़ता है, कितना सुकून मिलता है। हाउ यू क्रिएट हार्मनी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अमेरिका हैं, ओके, और किसी 100 फ्लोर पे आपको एक रुकने को एक रूम दिया गया है, होटल रूम। अब आप किसी को पहचानते हो, ना ही आपको कोई पहचान रहा है, आप बहुत अंदर फील कर रहे हो लोनलीनेस, और अचानक आस पास में से कोई मिल जाए और वो पूछे कि फ्रॉम वेयर यू आर। आई एम फ्रॉम मुंबई। और वो बोले कि इवन आई एम फ्रॉम मुंबई। ओ, और अचानक वो पूछे मुंबई कहाँ, गोरेगांव, बांगुर नगर। इवन आई एम फ्रॉम बांगुर नगर। ओह, आई हैव सीन यू, यू वर इन SIT राइट। ओह, सो ग्रेट टू। अब थोड़ी देर पहले लोनलीनेस थी, थोड़ा सा कनेक्शन हो गया तो आपको एक हार्मनी, उसको पहचानते नहीं थे आप, जीवन में नहीं देखा है, पर एक छोटा सा एक हार्मनी वहाँ पे क्रिएट हो गया। How to create this harmony between people, we at the 5th stage we teach them, and once they are ready to create harmony we put them to the school, regular schools, so they are not known as special case
नाउ दे आर नोन एज रेगुलर चिल्ड्रन। वाओ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब मुझे लगता है कि as long as you can understand that everything is one and self respect is not just you, it's everyone around you with you, काफ़ी सारी तो प्रॉब्लम्स आपकी वहीं सॉल्व हो गई। बस तो ये लास्ट हम हार्मनी स्टेज पे आते हैं और इसको हमने अब प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना शुरू किया है। जिस स्कूल में मैं पढ़ा, तारे ज़मीन पर जो फिल्म आई थी, जी। वो जहाँ पे फिल्माई गई थी उसका एंड पोर्शन जो फिल्माया गया था उसका नाम है न्यू एरा स्कूल। पंचगिनी में ही वो स्कूल में फिल्माई गई है वो फिल्म। हाँ। उसका एंड पार्ट, वो हॉस्टल वगैरह का पार्ट, उसी के बाजू में हमारी स्कूल थी स्वीट मेमोरीज। ओके। मैं वहीं पे पढ़ा हूँ ओके। और मैं सोच रहा हूँ कि वही स्कूल को फिर से अब आगे ग्लोबल लेवल पे मैं कैसे लेके जाऊँ। जिस स्कूल में से मैं ज़ीरो से आज हीरो बना हूँ, ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को मैं अब आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अनस्कूलिंग करके, उनको एक स्पेस देके। पीपल डोंट नीड सिलेबस नाउ। एआई के ज़माने में आपको जो बोर्ड्स आपको सिलेबस दे रहे हैं, जो मार्क्स दे रहे हैं, एक्चुअली उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। आप 12th स्टैंडर्ड के बाद किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, बोर्ड्स की इतनी मेहनत के बाद भी कोई भी स्ट्रीम या कोई भी फील्ड आपको एडमिशन नहीं दे रही है। वो खुद का इंटरेस्ट टेस्ट बनाते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि दीज बोर्ड्स आर नॉट दैट प्रोफिशिएंट टू क्रिएट सच चिल्ड्रन दैट कैन एक्चुअली इनहेरिट आवर एजुकेशन सिस्टम। एंड ऑल्सो आई थिंक कि एज अ पर्सन, चलो अगर आपकी कोई स्पेशल नीड्स हैं वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमारे बच्चे आज राइट फ्रॉम बर्थ जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अंडरलाइंग प्रॉब्लम उनकी डेवलप ही होगी, वो कम नहीं होगी, राइट। तो हर इंसान एक अलग प्रॉब्लम के साथ बड़ा हो रहा है और एक अलग टैलेंट के साथ बड़ा हो रहा है, एक अलग एप्टीट्यूड के साथ बड़ा हो रहा है। तो एजुकेशन भी तो उस हिसाब से उसकी कस्टमाइज होनी ही चाहिए ना। अगर आप सबको सेम लेवल पे रख के करोगे तो फिर कैसे चलेगा? कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा डांसर है, तो वो चीज़ तो आप उसकी निखारोगे नहीं तब तक वो अपनी लाइफ में आगे जाके, लाइक यू सेड, पर्पस कैसे अपना वो डिफाइन कर पाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस कि हर किसी को अनस्कूलिंग की ज़रूरत है। पहले देखो तो सही कि आप हो कहाँ, आप कहाँ हो, आपको क्या ज़रूरत है। जब तक आप वो नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तब तक आप अंधाधुंध एजुकेशन करने से क्या हो जाएगा। और आजकल तो AI इतना हो गया है और लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं इंसानों के पास जॉब्स रहेंगी बाद में कि नहीं। तो अपनी जगह तो आपको खुद ही बनानी है और इवेंचुअली लाइफ स्किल्स जो आपको ज़रूरत है जिनकी, वो तो है ही। तो फिर इन ऑल एस्पेक्ट्स आई थिंक दिस अनस्कूलिंग कॉन्सेप्ट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी को स्कूल में जाना है तो कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, और क्या एज ग्रुप भी कोई होता है कि इस एज ग्रुप के बच्चे ही आ सकते हैं? एब्सोल्युटली, हम अनस्कूलिंग 8, 9, 10 साल के बाद ही करवाते हैं। इसके पहले अनस्कूलिंग नहीं है। आप स्कूल नहीं भेजोगे वो चलेगा। ओके। 8 साल तक अगर घर में ही उसको पढ़ाते हो, कोई ट्यूशन टीचर आती है पढ़ाती हो, दैट्स ओके फॉर अस। हम ये जो शुरू करते हैं 8 से 10 साल के बीच में करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड। आज प्रॉब्लम ये होता है कि 18 साल के बाद जिस उम्र में उसको इंटर्नशिप शुरू करनी होती है, जिस उम्र में उसको अब एडल्टहुड टच करना होता है, 18 साल में तो वो अब सोचता है कि मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ। बाद में 25 साल तक दूसरे 1 करोड़ 2 करोड़ उसके पिता के लेता है, फैमिली में से लेता है, कहीं और से लोन वगैरह लेता है, फिर जाके वो कुछ डिग्री वगैरह हासिल करता है। फिर भी उसके करियर की एक्चुअल में कोई गारंटी लेने वाला नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, इतना, वी शुड मेक दिस सेंटेंसेस बोल्डली। हमको डरना नहीं चाहिए। जो गलत हो रहा है स्कूल्स में, जो गलत प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ड्रेसेस, ये वो, ज़बरदस्ती पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर्स, चिल्ड्रन के ऊपर प्रेशर्स। अब इतना सारा खर्चा करके पेरेंट्स सुनाते हैं बच्चों को, देख मैंने तेरे लिए इतना खर्चा किया, तो बच्चा बोलता है, अब वो एक्चुअली वो छोटा है। पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, पर सिस्टम इतना, अगर हम बोल्ड स्टेप्स नहीं लेंगे तो ये सिस्टम आपको वैसे भी आपको दबा रहा है, वैसे भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते जाओगे। जो पैसे वाले लोग हैं
वो ज़्यादा अच्छी स्कूल में 5 लाख फीस वाली 10 लाख फीस वाली स्कूल में डालेंगे, जो गरीब है वो लोकल स्कूल्स में डाल देंगे। मिडिल क्लास का जो बहुत इंडियन सोसाइटी में जो वर्ग है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दे हैव टू टेक सच बोल्ड स्टेप्स एंड वी हैव टू से दैट दिस थिंग इज ऑल नाउ करप्टेड, दिस वोंट वर्क। 25 साल के बाद भी आप जॉब गारंटी नहीं दे रहे, प्रोडक्टिविटी के नाम पे आप सिर्फ टाइम पास ही करवा रहे हो, उसके बाद में उसकी शादी कब होगी वो भी पता नहीं है। और उसमें प्रॉब्लम कोरोना के बाद ये आ गया है कि 50-50 साल के उम्र के लोग ऐसे ही ऊपर चले जा रहे हैं। पहले जो लाइफ का जो स्पैन था वो लाइफ स्पैन शायद पहले 70 ईयर्स का था, 65 ईयर्स का था, 60, अब वो भी नहीं रहा। अब 25 साल तक आप सिर्फ यही करते रहोगे और फिर 10-15 साल जो पैसे कमाओ उसमें भी आपकी जान चली जाए, तो व्हाट यू एंजॉयड योर ह्यूमन बर्थ। करेक्ट। वो तो इंसान इनफैक्ट याद ही नहीं रहता कि ये भी एक चीज़ है जो एंजॉय करनी थी। मतलब आपका लाइफ का ग्राफ ऐसे सेट कर दिया गया है कि आप लाइफ को कब एंजॉय करोगे वो तो थॉट ही नहीं आता। 50-60 साल के बाद आप सोचते हो यार मैंने तो ये करना था, मुझे तो ट्रैवल करना था, मुझे तो कब किया, कुछ किया ही नहीं, लाइफ निकल गई। सो इट इज़ स्टार्ट अर्ली। तो हम 3 स्टेजेस में ये करवा सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गर्भ संस्कार से, गर्भ शिक्षा। हमने एक सिस्टम ये शुरू की है गर्भ शिक्षा से। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज आके एनरोल कर सकती हैं विद हस्बैंड्स। यस। ओके। 0 to 3 अंटिल वो बोलना सीख जाता है, अंटिल वो चलना फिरना घूमना सीख जाता है, वो फर्स्ट स्टेज होता है। 0 से 3 साल तक। फिर 3 साल से 8 साल तक होम स्कूलिंग, यानी हाउ टू वेयर शूज़, हाउ टू वेयर सॉक्स, सब अपना खुद का काम खुद कर सके, वो 8 ईयर्स तक होता है। 8 से लेकर 10 साल के बीच में जिसकी जैसी कैपेसिटी, तब हमारा ये अनस्कूलिंग का प्रोसेस चालू होता है। सिलेबस नहीं करना है, आपको खुद को पहले पहचानना है। दैट हैपन्स विद इन अ काउंसलिंग सेशन ऑफ 3 days 4 days और मे बी विद इन 15 days ऑल्सो वी कैन डू दिस। अब तो इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए, AI इतना फ्लरिश हो चुका है, हमारा एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा हो चुका है कि 2 घंटे 3 घंटे कोई बात करेगा उसकी वोकैबुलरी से भी पता चल जाता है। एक मेंटर होता है, उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उसकी वोकैबुलरी अलग होती है, एक व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजर होता है उसकी वोकैबुलरी अलग होती है, और एक इंजीनियर बहुत डीप वोकैबुलरी होती है। ये आप बच्चे से बात करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका एप्टीट्यूड किस तरफ है। अगर उसको बात करना पसंद नहीं है, देन वी गिव देम नॉर्मल गेम्स, क्वेश्चंस, पजल्स, कि आप उसको सिर्फ राइट रॉन्ग कर दो, सॉल्व कर दो, उसमें से भी पता चल जाता है। वी हैव मेनी मोड्स एंड डायमेंशंस हाउ टू डू दैट। ओके। और इसके बाद जब अनस्कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है फिर रेगुलर स्कूलिंग भी यही होती है? हम ही करवा देते हैं। हमारी खुद की भी स्कूल है, या हम ऐसे कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास अभी पॉसिबल है कि आप जिस स्कूल में जा रहे हो अनस्कूलिंग हमारे पास से करवा लीजिए। 6 महीने 8 महीने हमारी स्कूल है, हॉस्टल है, सब है, और 300 बच्चे की कैपेसिटी भी है, और अच्छी तरह से नर्चर किया जाता है, खाना पीना सब वहीं पे होता है। तो एनवायरनमेंट भी, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एनवायरनमेंट भी बहुत जॉयफुल होता है, ये जो घर में नहीं मिलेगा आपको। तो मान लीजिए कि अनस्कूलिंग का प्रोसेस हमारे पास से आप काउंसलिंग करवा लीजिए, उसको 2 महीने 3 महीने 6 महीने, व्हाट मे बी द पॉसिबल टाइम स्पैन कि इसमें हम करवा सकते, दे गेट थ्रू इट। और इसके बीच में आप किसी साइकाट्रिस्ट के पास से, या हमारे पास भी अवेलेबल है, तो लेटर लिखवा के आप एप्लीकेशन दे सकते हो स्कूल में कि ही नीड्स अनस्कूलिंग अर्जेंटली। हम रिलेशनशिप्स में बोलते हैं कि थोड़ा मुझे ब्रेक दे दो, मैं आपसे, तो बच्चों को भी बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो, और हम उस 6 महीने में वो जो क्लास में है उससे 2 क्लास एक्स्ट्रा का नॉलेज हम उसको दे सकते हैं। And then he can go to the regular school within 6 months, 7, 8 months, 9 months, as per their parents' desire or whatever they want to feel, we can do that. And then again they can go to the regular school. If they want their child to be with us, we can nurture them for the rest of their life. Or if this is not possible for them to stay with us, because of Zoom class and AI and apps and everything, now we are able to do this virtually also. Achha, okay. So we keep them at your home. The first thing what needs to be taken care of is food. Okay. अगर मेंटर है तो उसका फूड अलग होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटर, एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका फूड अलग होगा। उसमें फैट मटेरियल ज़्यादा होगा। अगर वो ऑर्गेनाइजर है तो ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माइंड कूल रहे, तो उसके फूड स्टिमुलेंट्स नहीं होंगे। और जो इंजीनियर है
उसके लिए तो डीप थॉट चाहिए, तो उसको तो चाहिए कि वो एक्चुअली पेट को खाली रखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा थॉट्स तभी आते हैं जब आपका पेट खाली होता है। और अगर उसको डायरेक्शन दे दिया जाए, यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। सो हम उसको फूड पहले देंगे कि आपका बच्चा इस टाइप का है, आपको ये फूड इस तरह से आपको देना है और उसका बैलेंस करना है। फिर हम उसको मेंटरिंग करेंगे, आपको इस टाइप का एजुकेशन देना है, एजुकेशन मटेरियल पजल्स वगैरह भी हम दे सकते हैं। यानी वो इंडिया में हो, फॉरेन में हो, कहीं पे भी हो, वी कैन हेल्प देम विद द ऑल एजुकेशनल मटेरियल्स। सो बेसिकली वी डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स: wellness, wisdom and serenity. Okay. First we take care of wellness, that is the full body, physical, mental, emotional, spiritual wellness. Then we take care of the wisdom, उनका ये cognition mode वगैरह में जो मैंने 5 steps बताए वो हम उनको सिखाते हैं। और serenity, we also teach them meditation, which is mindfulness, which is the most important thing what we need today. इतना सारा pollution बढ़ चुका है, इतना सारा attraction बढ़ चुका है, इतना सारा लोग एक दूसरे को खींच रहे, फिश मार्केट बन चुका है, उसमें आपको कूल रहना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम उसको वर्चुअली भी गाइड करते हैं। हमारे पास आओगे तो हम खुद ही गाइड कर देंगे, और आपको सिर्फ काउंसलिंग करवाना है तो हम सिर्फ काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो एनी हाउ, तो पहले गर्भ संस्कार से शुरू होता है, फिर गृह शिक्षा और फिर ये गुरुकुल शिक्षा। तो ऐसे 3 में, एंड वी गारंटी कि ये लड़का जो 16 साल का हो जाएगा उसका इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा, और 18 साल के, अब देखना मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, पर दिस इज़ इकोनॉमिकल प्रेडिक्शन कि आज से 5-7-8 साल के बाद एजुकेशन बोर्ड्स नहीं चलेंगे। हर 18 साल के लड़के को इंडिया में कमाना पड़ेगा, और उसको कमाने के लिए हम सक्षम बनाते हैं, वी मेक देम प्रोफिशिएंट, कि 18 साल का लड़का अर्न कर ले। अगर आगे बढ़ना है तो एक्स्ट्रा स्किल्स एआई की मदद से, और बहुत सारे वर्चुअल मॉडल्स, आपको अगर ऑपरेशन करना सीखना, यू डोंट नीड टू गो टू द मॉर्ज एंड गेट अ डेड बॉडी। आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे ही कर सकते हो वो सारा चीज़, और वो डिटेक्ट करके देता है। पर्सनली तो शायद टीचर मेंटर भी कभी गलत ही कर जाए, पर वो तो डिटेक्ट करके देता है कि आपने ऑपरेशन सही किया या नहीं किया, गाड़ी सही चलाई या नहीं चलाई, प्लेन सही चला या नहीं चलाया। तो हमारे पास तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आज बढ़ गई है। सो वी शुड से दैट वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर लिविंग इन अ गोल्डन वर्ल्ड दैट वी गॉट टू सी ऑल दीज थिंग्स। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठाए। अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे? या एंड टूल्स तो हैं हमारे पास सारे, लेकिन उन टूल्स को यूज़ करने के लिए जो दिमाग का जो कैपेसिटी चाहिए उसे तो खुद मतलब इसी तरह से ग्रो करना पड़ेगा, राइट? एब्सोल्युटली। तो आप अभी बोल रहे थे कि आज दुनिया में इतना पोल्यूशन, दिमाग में पोल्यूशन, ये वो, तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि हमारे जैसे जो लोग हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, जिन्हें सक्सेस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए और अच्छे दोस्त, पार्टी वार्टी सब करना है, प्रॉपर होलसम एक लाइफ हमें आज भी चाहिए। हमने अनस्कूलिंग नहीं की है, हमें तो बहुत ट्रेडिशनल तरह से पढ़ाया गया है। तो कुछ ऐसे टूल्स हमारे लिए भी हैं क्या जो हम अपनी डेली लाइफ में कर सके ताकि थोड़े और खुश और कम एंग्शियस रहें? एब्सोल्युटली। हमने एक 9 मंथ्स का एक क्लास हम करवाते हैं। इसका नाम है मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन, MBA इन लाइफ स्ट्रैटेजीज। हाउ यू क्रिएट योर बिलीफ्स एंड हाउ यू क्रिएट योर एक्शंस। तो इसमें हम सेम ऐसे ही प्रोसेस करते, लेकिन हम वहाँ पे उनको एक गर्भ ध्यान करवाते हैं, द मेडिटेशन ऑफ वूम्ब। यानी आप 0 से शुरू करो। अब ये मेडिटेशन इतना इफ़ेक्टिव है, आप जैसे आपके माँ के वूम्ब में थे तब आपको सिर्फ 2 ही चीज़ सुनाई देती थी, एक थी आपकी सांस और दूसरी थी आपकी धड़कन। इन दोनों के अलावा आपको कुछ नहीं पता था। व्हाट इज़ मदर, व्हाट इज़ फादर, व्हाट इज़ सोसाइटी, ये दुनिया क्या है, आपको कुछ नहीं पता था। इस तरह से हम रोज़ मेडिटेशन करवाते। 24 मिनट्स वाला मेडिटेशन होता है जिसमें आपको 2 ही चीज़ सुननी होती है, एक आपकी सांस और एक आपकी धड़कन। जब आप वहाँ पे 0 पे शुरू करते हो, आपको 9 मंथ्स के लिए फिर से आपकी लाइफ शुरू करनी है। यू गेट कनेक्टेड टू योर मॉम इन दैट मेडिटेशन, यू गेट कनेक्टेड टू योर डैड, यू गेट कनेक्टेड। उस समय पे लोगों को ये पता चलता है कि मुझे किसके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी है। दे रियलाइज द टॉक्सिक पीपल इन द लाइफ, टॉक्सिक थिंग्स इन द लाइफ। जो नहीं छोड़ पाते हैं वो सब छोड़ना शुरू हो जाता है। ये वूम्ब का मेडिटेशन इतना इफेक्टिव है। और मैं आपको, अगर आपको करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप
जैसे आपको शायद पता नहीं है किसने मेडिटेशन सिखाया होगा, नहीं सिखाया होगा, पर एक ट्रिक आप मैं सिखाऊंगा आज आपको, आप लाइफ टाइम याद रखोगे, आप कभी नहीं भूल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, दिस यू कैन यूज़ एनी टाइम। मान लीजिए कि आपका 2-3 सेशन है और बीच में आपको थकान महसूस हो रही है, आप सिर्फ इतना छोटा सा कर लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है और आंखों को नोज टिप पे फोकस करना है। आपने कभी जिन प्रतिमाओं को देखा होगा, जैन प्रतिमाओं को देखा होगा, उनकी आंखें या हाफ होती हैं, या तो आपको इसको जिन मुद्रा कहा जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है, क्लोज योर आईज एंड फोकस योर आई बॉल्स ऑन योर नोज टिप। ओके ये आप करिए 2 मिनट के लिए। विद इन 2-3 सेकंड्स यू विल फाइंड कि जब आई बॉल्स नीचे होंगे, विद इन 2 सेकंड और सिंगल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, जैसे ही आपकी नीचे आंख जाती है, आप आई लिड नहीं ओपन कर पाएंगे। आई बॉल फिर से ऊपर आएगी 90 डिग्री पे और फिर ही आप आंखें खोल पाएंगे। जब आंखें नीचे होंगी, आई बॉल्स नीचे होंगी, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। जस्ट डू इट। या आई हैव टू गेट माय आईबॉल्स अप। राइट, या दिस इज जिन मुद्रा। ओके When you do this, it is not that you are locking your eyes, it is locking of all your 5 senses. अब ये 5 सेंसेस जब आपकी लॉक हो जाती हैं, तब बाहर से जो कुछ पोल्यूशन आ रहा है वो सब स्टॉप हो जाता है। ओके और फिर अंदर आप झांक सकते हो, खुद को रियलाइज कर सकते हो। आपको थोड़ी देर के बाद कलर्स दिखाई देंगे। ये सिर्फ 1 हफ्ते का ही प्रोसेस होता है और ये ऐसा 24 मिनट्स का जो मेडिटेशन होता है, ये हम 9 महीने करवाते हैं। वी रीबिल्ड योर लाइफ एंड आफ्टर 9 मंथ्स यू आर अगेन बैक टू योर तो वर्क। ये 9 मंथ्स के लिए मतलब ये वर्चुअली होता है कि आना दोनों पड़ता होता है, दोनों होता है, वर्चुअली भी होता है, फिजिकल भी होता है। ओ ये 2 मिनट वाला तो मैं अभी ट्राई करूंगी हाँ, यू कैन डू दिस। because it I mean it did feel like everything is just like shutting down. यस, You know, then sometimes you just need that. कई बार बस वही आप नहीं कर पाते हो, शट डाउन ही नहीं कर पाते हो, रात को नींद भी ठीक से नहीं आती है बिकॉज आप शट डाउन ही नहीं कर पाते हो। इट इज़ सो सिंपल। इसके लिए लोग 10-10 लाख लेते हैं। अच्छा मैं भी किसी को सिखाऊंगी तो मांग लूंगी। यू कैन डू दैट। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू लीव अस विद टुडे? Yeah, I wanted to discuss actually about subconscious mind also. ओके तो बताइए। So generally people are talking a lot about subconscious mind. But there is an analogy about this subconscious mind also, कि आपका माइंड कैसे चलता है। आपने शायद सुना होगा NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। या जैन स्क्रिप्चर्स में ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक पूरी एनालॉजी दी गई है। न्यूरो का मतलब है मति, योर ब्रेन, योर ग्रास्पिंग पावर। ये भी हम चिल्ड्रन को और जो हमारे सामने आते हैं उनको एनालाइज करके, ये एनालॉजी उनको बता के हम उनको ग्रो करवाते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब है स्पीच, या not only speaking with people but speaking with yourself also. ओके न्यूरो लिंग्विस्टिक। हमारा जो ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं वो 2 स्टेप में होता है। एक होता है ग्रास्पिंग टू इनटेक एंड सेकंड होता है प्रोसेसिंग। जैसे कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि जो भी उसमें इनपुट डाला गया है वो उसको प्रोसेस करता है, और सेकंड होता है रीड ओनली मेमोरी यानी कि अंदर स्टोर करता है। सेम टू सेम यही यहाँ पे होता है। एक जो सारा दिन हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, ग्रास्प होते रहता है, और एक जो अंदर स्टोर होता है उसको कहते हैं श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। तो ये श्रुति ज्ञान जो है वो है हमारा इनर कॉग्निटिव सेंस और द सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग बहुत कुछ होता है पर सब अंदर स्टोर करना नहीं होता है। करेक्ट। मैंने अभी बीच में एक पेरेंटिंग की एक कोच थी। आजकल तो बहुत कोच ऐसे ही मार्केट में उठपटांग आ जाते हैं। बहुत गलत बात कही उसने। अच्छा उसने ये कहा कि अगर मेरा बेटा F वर्ड सीखता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके प्रॉब्लम तो हमें भी नहीं है, पर ये नहीं समझती है ये बोलने से वो गलत ट्रैक पे लोगों को लेके जा रही है। देखिए
एफ वर्ड आपको भी आता है, मुझे भी आता है, मैंने 25 साल से यूज़ नहीं किया, बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड कि आई कैन लर्न एंड आई कैन अनलर्न ऑल्सो। बच्चों को ये नहीं आता है, बच्चों को ये नहीं आता है, लर्न करके अनलर्न करना उसको नहीं आता है, एंड दैट प्रोसेस वी डू विच मॉडर्न कोचेज आर नॉट डूइंग। ओके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हम इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल भाषा में सिखा दूंगा। आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है ना? आप आइसक्रीम जब खाते हो तो आपको हैप्पीनेस बाहर से अंदर आती है या अंदर से बाहर आती है? बाहर से अंदर पता नहीं। ना नहीं, थिंक दो। आई थिंक बाहर से ही जा रही है ना अंदर हैप्पीनेस। सिंपल है, आप हाँ। आइसक्रीम खाते हो तो बाहर से अंदर खुशी जाती है, हाँ। अंदर से बाहर जाती है? आई डोंट नो, बाहर से अंदर आ रही है कि अंदर से बाहर। आई थिंक आइसक्रीम अंदर जा रही है और खुशी बाहर आ रही है। हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट। है ना? हाँ तो अगर मान लो मैं ये कर दूं, जो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि खुशी अंदर से आती है, हाँ तो मैं ये बोल दूं कि मैं सिर्फ आपको ही आइसक्रीम दूंगा, इनको किसी को आइसक्रीम नहीं दूंगा, हाँ। निकालिए अंदर से खुशी, नहीं आएगी। ओके। अब मान लीजिए आप आइसक्रीम खा रही हैं हाँ और आपके बेटे या बेटी ने फ़ोन किया हाँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, हाँ। तो खुशी अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं नहीं। नहीं जाएगी। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ प्रोग्रामिंग। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है वैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग होता है। इसको इफ़ और कहा जाता है, जावा लैंग्वेज में इफ़ और कहा जाता है। वो सेम प्रोग्रामिंग यहाँ पे होती है। ओके। क्या होता है कि अगर आपके अंदर प्रोग्रामिंग हुआ है, हाँ अगर आपके टंग पे कोई सॉफ्ट चीज़ है, उसमें भी वो ठंडी है, उसमें भी वो स्वीट है, और इसमें भी वो क्रंची है, तो आपको खुश होना है। ओके ओके, राइट, मेक सेंस। हाँ ये प्रोग्रामिंग हो जाता है। आप programming है, आइसक्रीम हाँ। खाने से खुश नहीं होते हो। हाँ आप सिर्फ अपने बच्चे को बोल दीजिए कि चलो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू हैव आइसक्रीम पार्टी। वो आइसक्रीम खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वो सुन करके उसको हैप्पीनेस मिलती हाँ, है। करेक्ट। सो दिस इज प्रोग्रामिंग। तो हम ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, द प्रोग्राम टू ग्रास्प, द प्रोग्राम टू स्टोर, इसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करवाते हैं हर एज के लोगों के लिए। अच्छा। टू मास्टर योर बिलीफ्स एंड टू मास्टर योर एक्शंस, टू मास्टर योर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दिमाग को फॉर्मेट करके फिर से उसके अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं इस ब्रेन के अंदर कि आप एक नई अच्छी से लाइफ स्टार्ट कर सको। वाओ, सुना था मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में, बट अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि वो होता क्या है एक्चुअली। दिस रीबूटिंग ऑफ द माइंड, बिकॉज आई थिंक आजकल की ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या क्या सीख कर बैठे हैं, जिसका ना हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है बल्कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और बच्चों के बारे में जो आपने बोला, ये अनस्कूलिंग इज़ अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। मुझे पता नहीं था इस बारे में, एंड आई थिंक इट इज़ सो नेसेसरी टुडे, क्योंकि मैं खुद भी अपने बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन्हें प्रोटेक्ट कैसे करूँ। एंड यू आर टेलिंग मी कि 9 साल के बाद एक पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मतलब आप केपेबल हैं कि नहीं, आप खुद आपको वो कैसे चीज़ पता चलेगी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज आप तो बच्चा तो 40 साल का हो गया, आपको लगता है नहीं अभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब दैट वी हैव एज पेरेंट्स इज़ टू ensure that we give the right tools to our children to be able to live fulfilled lives, and you're doing that at this school is doing that with the unschooling process. उनको हर तरह से अच्छी तरह से उनका ब्रेन डेवलप हो, ताकि वो अपने आप को पहचान सकें और बाकी सबके साथ एक हार्मनी के साथ रह सकें। इट्स ब्रिलियंट। आई थिंक वी ऑल शुड चेक द स्कूल आउट। आप मुझे प्लीज़ इसके डिटेल्स दीजिए ताकि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, सो दैट माई व्यूअर्स कैन ऑल्सो लुक एट इट। इसके लिए हमने एरिया भी बहुत अच्छा चूज़ किया है। Okay. ये हिल स्टेशन है पंचगिनी, महाबलेश्वर के बाजू में पंचगिनी। और इस प्लेस की एरिया की स्पेशलिटी ये है, पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओगे आपको ट्रीज़ के ट्रंक डार्क दिखेंगे, ब्राउन दिखेंगे। यहाँ के 50-50 साल के ट्रीज़ के ट्रंक भी ग्रीन होते हैं स्टेम की तरह। इतना ऑक्सीजनेटेड प्लेस है। तो Wow. जैसे वहाँ के ट्रीज़ ऑक्सीजनेटेड है, वैसे बच्चों को भी हम ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं।
What a beautiful thought. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि आप लोगों को भी इस कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला हो. प्लीज़ इसे दोबारा देखिए इस पॉडकास्ट को एंड अंडरस्टैंड दिस होल थिंग, दिस होल कॉन्सेप्ट इवन बेटर. लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनस्कूलिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस video, share it, and don't forget to subscribe to the channel. You're watching Candid Confessions with Chavi, Muniji, Chavi, both of us signing out. Love and peace from us to you.